हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की शानदार क्लास में। आज की ये क्लास है आपके लिए डेमो की क्लास, यानी कि एक ऐसी क्लास जिसको देखने के बाद आप डिसीजन ले सकते हैं कि आने वाले कुछ महीने आप हमारे साथ इंग्लिश के बैच में स्पेंड करने वाले हैं, इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो आज के इस सेशन में हम आपके लिए मिसलेनियस कॉन्सेप्ट्स का डिस्कशन करेंगे, और जब हम आपको क्लास कराएंगे यानी जब आप बैच का हिस्सा होंगे तब हम आपसे टॉपिक वाइज चीजों को डिस्कस करेंगे, यानी कि जो आपके ग्रामर के टॉपिक्स हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल, नरेशन, वॉइस, क्वेश्चन टैग, इन सभी टॉपिक्स को हम सीक्वेंस वाइज स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज आपको सिखाएंगे। तो अभी आप देखिए कि आखिर आपको जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाने वाले हैं वो इस लैंग्वेज में आप कहां तक कंफर्टेबल है, राइट? कितने परसेंट आपको चीजें समझ में आती है वो आप आज के इस सेशन को देखने के बाद डिसाइड कर पाएंगे। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं बच्चों कि आपके लिए चीजें बहुत ही आसान हो जाएगी। मेरा नाम संदीप केसरवानी कहते हैं मुझे, और मैं लास्ट 15 ईयर्स यानी कि 2011 से आप सभी को इंग्लिश पढ़ाते आया हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। डायरेक्ट चलेंगे कॉन्सेप्ट पर और स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे चीजों के बारे में बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहला कॉन्सेप्ट इंग्लिश का जो कि बहुत ही फेमस है और एग्जाम में इस पर क्वेश्चंस बना के बच्चों को उलझाना काफी आसान हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट है कि व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर एडेड विद एंड, यानी जब दो सब्जेक्ट्स को एंड से जोड़ा जाए। कोई दो सब्जेक्ट्स हैं और उनको एंड से जोड़ा गया है, तो एंड से जुड़े हुए दो सब्जेक्ट्स जनरली प्लूरल होते हैं, राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक छोटा सा दो नाउन लिखूं, राम एंड श्याम, तो आप कहोगे कि सर ये दो नेम्स राम और श्याम को एंड से जोड़ा गया है, तो ये दो होने की वजह से ये हमारा प्लूरल होना चाहिए। दैट्स ट्रू, बिल्कुल होना चाहिए, और ये है भी राम एंड श्याम। लेकिन अगर दो एंड से जुड़े हुए नाउन्स स्पीक करें अबाउट द सेम पर्सन और थिंग, यानी एक जैसी चीज, एक के लिए ही बात करें, यानी नाउन्स हैं तो दो लेकिन बात किसी एक की कर रहे हैं, तो ऐसे केस में आप उन्हें प्लूरल नहीं बल्कि आप उन्हें सिंगुलर ट्रीट करेंगे। एक बार फिर से समझिए, दिखने में लगेगा कि वो प्लूरल जैसा है, बट एक्चुअल में वहां पे क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ कि एंड से जुड़ने के बाद भी वो सिंगुलर रह गए, इनको आप इन एग्जांपल से समझने की कोशिश करिए। पहला सेंटेंस कहता है द पोएट एंड फिलोसफर, द पोएट एंड फिलोसफर हैव डिलीवर्ड एन इंस्पायरिंग लेक्चर। अब हमें देखना है यहां पे कि यहां पे हैव होना चाहिए कि हैज होना चाहिए। यह समझने के लिए पहले आप अपने सब्जेक्ट के पास जाइए। सब्जेक्ट में लिखा हुआ है द पोएट एंड फिलोसफर, राइट? हमने यहां पे दो नाउन्स चूज किए हैं, एक नाउन है पोएट एंड दूसरा नाउन है आपका फिलोसफर। नाउन्स तो दो हैं लेकिन आर्टिकल केवल एक यूज किया गया है फर्स्ट वाले के पहले, जबकि फिलोसफर भी तो आर्टिकल लेकर यूज होता है, बट यहां पर केवल एक आर्टिकल यूज किया गया। तो इसका यह मतलब हुआ कि जो पोएट है वो फिलोसफर भी है, जो फिलोसफर है वो पोएट भी है, यानी कि ये दोनों डेजिग्नेशन केवल एक आदमी की है दोस्तों। इस बात को कंफर्म कर सकते हैं आर्टिकल 10 से। तो जब दो डेजिग्नेशन एक आदमी की तो हो ही सकती है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कोई टीचर हो और मोटिवेटर भी हो, कि वो टीच भी कर रहे हैं और मोटिवेट भी कर रहे हैं, तो दो डेजिग्नेशन किसी वन पर्सन की हुई, दो डेजिग्नेशन एक पर्सन की होने से हम एक ही आर्टिकल वहां पे यूज करेंगे, और ऐसे केस पे हमें अपनी वर्ब को सिंगुलर रखना पड़ेगा। तो ये होना चाहिए हैज डिलीवर्ड एन इंस्पायरिंग लेक्चर। दूसरे सेंटेंस को देखिए, द ओनर एंड मैनेजर, सेम कॉन्सेप्ट है, दो नाउन्स लिखे हुए हैं बट आर्टिकल केवल एक यूज किया गया है, तो इसका मतलब ओनर और मैनेजर ये दो नहीं बल्कि एक ही इंसान है दोस्तों। और जब ये एक है तो इसको भी वर्ब प्लूरल नहीं बल्कि सिंगुलर वाली पकड़ाई जाएगी। आगे बढ़ेंगे, माई फ्रेंड एंड गाइड, वंस अगेन वी हैव द सेम कॉन्सेप्ट, जो मेरा फ्रेंड है वही मुझे गाइड कर रहा है या गाइड करता है। ये दोनों एक ही आदमी हैं। जब दोनों एक ही आदमी हैं तो हैव नहीं, यहां पर भी सिंगुलर वर्ब हैज लगेगी। द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी ऑफ द इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन के प्रिंसिपल और सेक्रेटरी। अब देखिए प्रिंसिपल के साथ तो आर्टिकल द यूज है, बट सेक्रेटरी के पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं किया गया, तो इसका यह मतलब हो गया कि सेक्रेटरी और प्रिंसिपल ये दोनों एक ही आदमी को की डेजिग्नेशन है। इस वजह से इसके लिए भी आपको वर्ब सिंगुलर यूज करनी पड़ेगी। द कैप्टन एंड कोच, अगेन यहां पे आर्टिकल द, कैप्टन कोच दो नाम में दोनों के साथ न लग के केवल एक लगाया गया है, तो इसके साथ की वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। अगला दिया हुआ है द राइटर एंड एडिटर, केवल एक आर्टिकल है, दूसरा बिना आर्टिकल के यूज किया गया, इसको भी वर्ब आपको सिंगुलर देनी पड़ेगी।
ऐसे ही आपका द सिंगर एंड कंपोजर, जो सिंगर है वही कंपोज कर रहा है, दोनों के लिए सिंगुलर वर्ब यूज होगी। ब्रेड एंड बटर को आप यूजुअल ब्रेकफास्ट के रूप में ले रहे हैं, यानी दोनों को आप एक साथ यूज करते हैं। ऐसे नहीं कि बटर खा लिया और जो है ब्रेड खा लिया और बटर को गरमा के पी गए, ऐसे तो करते नहीं है। यानी हम ब्रेड पे ही बटर लगाते हैं और उसको खाते हैं। तो ब्रेड एंड बटर, जिसको हम बंद मक्खन कहते हैं, नाम दो जरूर है लेकिन है तो केवल एक ही प्रोडक्ट, एक ही डिश ना, तो हम इसके लिए भी सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, यानी आर नहीं इज का यूज करेंगे। अब आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस वाले कॉन्सेप्ट पे कि सर अगर ऐसा हो कि जो पोएट है और जो फिलोसफर है ये दोनों अलग अलग इंसान हो तो क्या करेंगे? जो आपका ओनर है और जो मैनेजर है, अगर ये दो अलग अलग इंसान हो तो क्या करेंगे? जो फ्रेंड है, गाइड है, अलग अलग हो तो क्या करेंगे और कैसे लिखेंगे? जो प्रिंसिपल है, सेक्रेटरी है, अलग अलग हो तो कैसे लिखेंगे और क्या करेंगे? जब ये दोनों अलग अलग होंगे ना बच्चों, तो आपको दोनों के साथ आर्टिकल लगाना पड़ेगा। आपको लिखना पड़ेगा द पोएट एंड द फिलोसफर, आपको लिखना पड़ेगा द ओनर एंड द मैनेजर, माय फ्रेंड एंड गाइड, वो तो है ही है, द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी, ऐसे लिखना पड़ेगा। यानी जिनके साथ एक आर्टिकल लगा है उन दोनों के साथ अपने अपने आर्टिकल्स लगाने पड़ेंगे, और दोनों के साथ जब आप आर्टिकल्स लगाएंगे तब ये प्लूरल हो जाएगी और वर्ब आपकी प्लूरल वहां पे कंसीडर हो जाएगी। एक सवाल आपका और आपका इसको लेकर आपके मन में आ सकता है कि सर आपने अगर मात्र एक आर्टिकल लगाने से, जैसे द कैप्टन एंड कोच लिखा है, अगर हम यहां पे केवल एक आर्टिकल लगा दें तो ये वर्ब सही हो जाती ना, तो आपने आर्टिकल लगाने के बजाय वर्ब को क्यों काटा? ये एक क्वेश्चन आपका हो सकता है कि सर इसको वर्ब ही रहने देते, आप यहां पे दा लगा देते, आप एडिटर के पहले दा लगा देते, आप कंपोजर के पहले दा लगा देते, आप फिलोसफर के पहले दा लगाते, तो उधर भी तो प्लूरल वाली सही हो जाती। प्यारे साथियों, जैसे ही आपके दिमाग में ये आएगा वहीं पर इंग्लिश का एक नाम कूद कर आएगा जिसको कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। माय डियर स्टूडेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इंग्लिश का एक ऐसा रूल है जो आपको ऐसा करने से रोकता। ये कहता है कि अगर किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट और उस सेंटेंस की वर्ब में मिसमैच हो जाए, जैसे सब्जेक्ट सिंगुलर है लेकिन इसकी वर्ब प्लूरल हो गई, या सब्जेक्ट आपका प्लूरल है और इसकी वर्ब सिंगुलर हो गई, मिसमैच हो जाए, तो ऐसे केस में आपको वर्ब को ही बदलना है, आपका सब्जेक्ट अपनी जगह सही होता है दोस्तों। तो इस हिसाब से जो हमारा ये लिखा हुआ स्ट्रक्चर है, माय फ्रेंड एंड गाइड, द पोएट एंड फिलोसफर, जब ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में सही है तो हम इसमें दा लगा के इसको प्लूरल नहीं करेंगे, बल्कि प्लूरल लिखी हुई वर्ब को सिंगुलर करेंगे दोस्तों। तो इस बात का ख्याल रखें कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जब हम लोग पढ़ेंगे क्लास में, पूरा डिटेल में, मल्टीपल क्लासेस है बच्चों, तो आपको ऐसे ऐसे पता नहीं कितने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको चुटकियों में रटा दिया जाएगा पूरा। आगे बढ़ेंगे हमारे अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। बहुत ही खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट है इसी एंड को लेकर दोस्तों, कि हमने एंड से चीजों को प्लूरल बनाया। दो नाम एंड से जोड़ा, प्लूरल हो गए। दो अलग अलग नाम तो हैं लेकिन एक ही के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं तो सिंगुलर हो गए। वहीं पर एक तीसरा केस आ जाता है, केवल एंड नहीं बल्कि एंड नॉट। आपने सुना है कि हमने अगर दो नाम एंड से जोड़े, जैसे हमने कहा राम एंड हिज फैमिली, हिज फ्रेंड्स, ये हमने लिखा। आप कहोगे कि संदीप सर एंड से जोड़ने पर ये दो आपके प्लूरल हो गए, जो कि सही भी है, लेकिन अगर इसी को मैं राम एंड हिज फ्रेंड्स की जगह पे एंड नॉट हिज फ्रेंड्स लिख दूं, एंड नॉट हिज फ्रेंड्स, तो ऐसे केस में ये क्या होगा, इसको समझना जरूरी है दोस्तों। पहले वाले केस में एंड की वजह से ये प्लूरल हो गया, आर ले लिया, लेकिन नीचे वाले केस में ये आर नहीं, ये इज लेगा दोस्तों। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है? इसका पीछे का जो लॉजिक है वो इसको पढ़ने पे समझ में आएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, राम एंड हिज फ्रेंड्स, यानी राम और उसके दोस्त जुड़ गया है यहां पे, लेकिन नीचे में आपने कहा राम एंड नॉट हिज फ्रेंड्स, राम एंड नॉट हिज फ्रेंड्स, यानी फ्रेंड्स को आपने नॉट दे दिया, नेगेटिव झंडी दे दी आपने, नॉट हिज फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स तो नॉट हो गए ना। तो इसका मतलब जो आप आगे लिखने वाले हैं वो केवल राम के लिए लिखने वाले हैं। राम सिंगुलर है इसलिए वर्ब को सिंगुलर किया गया। तो हमेशा ध्यान रखें, एंड नॉट से अगर दो नाउन या प्रोनाउन को आप जोड़ते हैं
तो जो एंड नॉट से पहले लिखा है केवल वही उस वर्ब का सब्जेक्ट होगा। अगर यहां पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, नाउन प्रोनाउन है, सिंगुलर लगा दीजिए, यहां पे प्लूरल है, प्लूरल लगा दीजिए, यानी एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन दिस पार्ट, ये सिंगुलर है या प्लूरल है, सारी चीजें इस पर डिपेंड करती है। तो एक पॉइंट क्लियर हुआ कि एंड नॉट पे है। अब आइए कुछ सेंटेंसेस अपने पास इस पर हैं। रवि एंड नॉट हिज ब्रदर, तो रवि के हिसाब से आपकी वर्ब जानी चाहिए, वर नहीं वॉज आएगा। ऐसे ही द मैनेजर एंड नॉट द एम्प्लॉइज, द मैनेजर के हिसाब से वर्ब जानी चाहिए, वर नहीं वॉज आएगा। एंड इन द सेम वे सीता एंड नॉट हर सिस्टर्स, तो सीता के अकॉर्डिंग वर्ब जानी चाहिए, हैव नहीं हैज आएगा। सो इन दिस वे एंड नॉट के कॉन्सेप्ट्स आपको ध्यान देने। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये केवल एंड नॉट के साथ नहीं है, बल्कि एंड नॉट के कुछ और भी साथी हैं, कुछ और भी दोस्त हैं, जिनके आने पे आपको जो उनसे पहले लिखा होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगानी है। एंड नॉट के अलावा है एज वेल एज, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, बट, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, रेदर देन, अकंपनीड बाय, लाइक, अनलाइक, नो लेस देन, नथिंग बट, या कोई भी प्रपोजिशन हो। जब भी आप इनमें से किसी से भी एक शब्द, एक नाउन या प्रोनाउन इनके पहले लिख रहे हैं, एक नाउन या प्रोनाउन इनके बाद लिख रहे हैं, अब आपको उसके बाद वर्ब लिखनी है, वर्ब जो इनके पहले लिखा है उसके अकॉर्डिंग आएगी। दोस्तों आगे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो लिखे हुए ना ये सब के सब प्रेपोजिशन है दोस्तों, एक आध दो को छोड़ के सब के सब प्रेपोजिशन है। और रूल कहता है, आपको पढ़ाया जाएगा कि जब आप किसी भी प्रेपोजिशन के बाद कोई भी शब्द लिखते हैं तो वो हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है। जैसे अगर मैं कहूं कि डिस्ट्रीब्यूट दीज चॉकलेट्स बिटवीन, तुम्हारे और मुझ में, तो आप क्या लिखोगे? तुम्हारे और मुझ में। बिटवीन के बाद क्या लिखोगे? बिटवीन, तुम्हारे, तुम्हारे की इंग्लिश है यू, और मुझ में, एंड मुझ में की इंग्लिश होगी यहां पे मी, यानी मैं मी लिखूंगा, मैं आए यहां पे नहीं लिख सकता, मुझे मी लिखना पड़ेगा, यानी ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखना पड़ेगा। तो बिटवीन विच इज अ प्रेपोजिशन, आपने प्रेपोजिशन के बाद क्या लिखा? ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो इसका मतलब है कि जब आप इनके पहले एक नाउन लिखते हैं और इनके बाद एक नाउन लिखते हैं तो जो बाद वाला ये होता है ये तो ऑब्जेक्ट बन गया ना। अब जब ये ऑब्जेक्ट बन गया तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो वो वैसे भी नहीं आती। हम यही तो कहते हैं हमेशा, आई एम टीचिंग, हम ये कहते हैं ना, आई एम टीचिंग, ये हम बोलते हैं। आप कभी बोलते हैं आई की जगह पे मी लगा के मी एम टीचिंग बोलते हैं? नहीं ना। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट के लिए वर्ब नहीं यूज होती, हमेशा सब्जेक्ट के लिए यूज की जाती है। तो जब ये इधर वाले ऑब्जेक्ट हो गए इसलिए उनके अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आती, जो इनके पहले लिखा है उसी के अकॉर्डिंग आगे की वर्ब लगाई जाती। अब इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये हमारे कुछ सेंटेंसेस हैं। अभी जैसे मैं साथ ही साथ आपको कराते चल रहा हूं, जब क्लास में क्या होता है कि जब ये वाला पार्ट आता है तो हम आपको इस पर टाइमर चला के देते हैं, कुछ इस प्रकार का टाइमर, और आपको एक टाइम स्लॉट की लगभग 1 मिनट या 1.5 मिनट आपको मिलेगा, और 1 से 1.5 मिनट हम आराम से यहां पे खड़े होते हैं और आप इन क्वेश्चंस को आंसर करते हैं, और फिर उसके बाद मेरी एक्सप्लेनेशन आती है इन क्वेश्चंस पे। तो हर एक रूल पे जो ऐसे 8 से 10 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस होती है, हर एक इंडिविजुअल रूल पे उस पे आपको टाइमर मिलेगा, और जितना समय आपके लिए उन क्वेश्चंस पे मुझे लगता है कि आपको अलॉट करना चाहिए उतना टाइम अलॉट करके हम आपकी प्रैक्टिस कराते हैं। तो बहरहाल अभी तो नहीं करेंगे, अभी तो आप मेरे साथ ही करते चलिए। द प्रिंसिपल एज वेल एज द टीचर्स, अब एज वेल एज के बाद जो लिखा है उससे मतलब नहीं है, उसको कट करिए। प्रिंसिपल सिंगुलर है तो वह आपको सिंगुलर करनी पड़ेगी। द कैप्टन along with the players, along with के बाद वाले को काटिए। द कैप्टन आपका सिंगुलर है, वह आपको सिंगुलर करनी पड़ेगी। द मैनेजर टुगेदर विद हिज स्टाफ, टुगेदर विद हिज स्टाफ को काटिए। मैनेजर सिंगुलर है तो वह आपको सिंगुलर करनी पड़ेगी। द डायरेक्टर एंड नॉट द एम्प्लॉइज, द डायरेक्टर के हिसाब से वह आपकी पहले से सिंगुलर है। द चेयरमैन इन एडिशन टू द बोर्ड मेंबर्स, द चेयरमैन इज सिंगुलर तो आपको सिंगुलर करना पड़ेगा। देखिए अगर इधर साइड प्लूरल होगा तो प्लूरल भी करना पड़ेगा। हो सकता है आपके दोनों साइड आपके नाउन्स आपने प्लूरल प्लूरल लिख रखे हैं, जो भी है, जो इनके पहले लिखा है उसके अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना है।
अगला लिखा हुआ है द टीचर रादर देन द स्टूडेंट्स, ये कट गया, टीचर के हिसाब से आपकी वर्ब ऑलरेडी सिंगुलर है। द मिनिस्टर अकम्पनीड बाय हिज एडवाइजर्स, मिनिस्टर के अकॉर्डिंग आपका ये वर नहीं बल्कि ये वॉज होना चाहिए। द सुपरवाइजर बिसाइड्स हिज असिस्टेंट्स, सुपरवाइजर इज सिंगुलर तो आपको ये भी सिंगुलर करना। तो ये रहे आपके ये वाले कॉन्सेप्ट। एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कई अलग अलग तरीके से, एरर डिटेक्शन, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक, जैसे भी पूछा जाएगा आपसे कभी नहीं छूटेगा। ठीक, नाउ मूविंग फॉरदर माय डियर स्टूडेंट्स, अगला कॉन्सेप्ट जो बहुत ही खूबसूरत है और वो है इन 5 चीजों को लेकर। आप देखिए क्या लिखा हुआ है, और, नॉर, ईदर और, जिसको हो सकता है आप आइदर और भी पढ़ते हो, नीदर नॉर को कुछ बच्चे नाइदर नॉर पढ़ते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो, यानी और, नॉर, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये हमारे 5 कंजंक्शंस हैं दोस्तों। आप इनसे भी 2 चीजें जोड़ते हैं। जब भी इनसे किन्हीं 2 सब्जेक्ट्स को जोड़ा जाता है, जैसे ईदर मनोज और संतोष, नीदर नेहा नॉर हर हस्बैंड, ये हमने क्या किया, नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ऐसे करके आपने कनेक्ट किया। तो जब भी आप इनसे 2 सब्जेक्ट्स को जोड़ते हैं तो जो वर्ब का यूज किया जाएगा वो जो पास में सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग किया जाएगा। अब इसका क्या मतलब है, सपोज आपने लिखा ईदर राम, यहीं पे लिख देता हूं मैं, EITHER, ईदर राम और हिज ब्रदर्स, या तो राम या उनके सारे भाई लोग। अब अगर मैं अपनी वर्ब यहां पे राइट करता हूं, अब आपके पास 2 सब्जेक्ट्स है ना, एक राम है सब्जेक्ट 1, एक हिज ब्रदर्स है प्लूरल में, ये है आपका सब्जेक्ट 2, 2 सब्जेक्ट्स हैं आपके पास। तो हम अगर वर्ब यहां पे लिखते हैं तो इसके पास में कौन है, ऐसा डिस्टेंस भाई जैसे इंची टेप लेके नापो, इसके पास में ज्यादा ये आ रहा है कि वो आ रहा है, कौन ज्यादा पास आ रहा है, ऑब्वियसली राम थोड़ा दूर लग रहा है, ये पास हो रहा है। तो आपको इधर वर्ब लिखने पर इसके हिसाब से आपको वर्ब लिखनी पड़ेगी, यानी आपको प्लूरल वर्ब लगानी। लेकिन अगर यही सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव हो जाए, यही सेंटेंस में आपको वर्ब इधर साइड लिखनी पड़ जाए, तो अगर आप यहां पे वर्ब लिखेंगे तो इधर लिखने पर ज्यादा पास तो राम ही होंगे ना, तो आपको राम सिंगुलर है तो इधर साइड आपको सिंगुलर वर्ब लिखनी पड़ेगी। यानी आपको इस बात को देखते रहना है कि आप अपनी वर्ब को प्लेस किधर कर रहे हैं, जिधर आप अपनी वर्ब प्लेस करेंगे आपको उसी के पास वाले के अकॉर्डिंग अपनी वर्ब को लगाना पड़ेगा, सिंगुलर को सिंगुलर और प्लूरल को प्लूरल करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। पहला सेंटेंस है ईदर द प्रिंसिपल और द टीचर्स इज ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट, दिस इज द क्वेश्चन। आपकी वर्ब इधर लिखी गई है तो यहां पे इस वर्ब के पास में कौन है, द टीचर्स, टीचर्स पास में है तो टीचर प्लूरल हुआ। अब ये प्लूरल है तो आपकी इज नहीं, यहां पे प्लूरल वर्ब लगानी। अगर वर्ब यहां पे होती तो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सिंगुलर हो जाती। नीदर द डायरेक्टर नॉर द एम्प्लॉइज, वंस अगेन एम्प्लॉइज प्लूरल है, आपको प्लूरल वर्ब लगानी है। आर द डायरेक्टर और द एम्प्लॉइज विलिंग टू एक्सेप्ट द प्रपोजल, हमने शुरुआत में वर्ब लगा दिया तो इसके पास में डायरेक्टर सिंगुलर है, इसलिए ये आर नहीं, ये इज होना चाहिए। ईदर द स्टूडेंट्स और द क्लास मॉनिटर इज सिंगुलर, तो सिंगुलर वर्ब का यूज कर लिया। इज ईदर द स्टूडेंट्स, यहां पे प्लूरल नाउन लिखा हुआ है तो ये इज नहीं, यहां पे आर आना चाहिए। नीदर द ऑफिसर्स नॉर द मिनिस्टर, मिनिस्टर के लिए सिंगुलर वर्ब वॉज यूज किया जाएगा। तो आई थिंक आपको ये वाला पार्ट क्लियर हो गया कि हां हमारी वर्ब उसके पास वाले नाउन के अकॉर्डिंग लगानी है। इससे कोई मतलब नहीं है कि आपका क्या दूर है, केवल पास वाले से मतलब है, दूसरे को छोड़ देना होता है इसमें। एंड ना केवल वर्ब बल्कि ईच एंड एवरीथिंग, सपोज आपको इसके लिए कोई प्रोनाउन यूज करना हो तो वो भी उसी के अकॉर्डिंग लगेगी जिसके अकॉर्डिंग आपने वर्ब का यूज किया है, यानी एवरीथिंग विल बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू दैट पार्ट। और ये जैसे इसके लिए है सेम कॉन्सेप्ट प्रोनाउन वाला एंड नॉट वाले केस में भी आता है, एंड नॉट एज वेल एज, है ना, उस वाले केस में भी आता है। तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा साथियों। आगे बढ़ेंगे, एक बहुत ही खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में पूछता है ये वाला कॉन्सेप्ट, एंड ये कॉन्सेप्ट है मोर देन वन पे। दोस्तों पढ़ने से क्या लग रहा है, मोर देन वन मतलब अगर ध्यान से देखो तो मोर देन वन मतलब एक से ज्यादा, मोर देन वन, वन से मोर, एक से ज्यादा। तो अगर मतलब किसी भी इंसान
जिसने इंग्लिश नहीं पढ़ी उससे पूछो भाई साहब मोर देन वन का मतलब होता है एक से ज्यादा। आपको क्या समझ में आया कि इसमें चीजें एक है या बहुत सारी? हर आदमी बता देगा एक से ज्यादा का मतलब, एक से ज्यादा मतलब बहुत सारे ही होंगे ना मेरे भाई। मतलब अगर ओवरऑल देखें तो इसकी मीनिंग और इसका कॉन्सेप्ट दोनों बिल्कुल मैच नहीं खाते। प्यारे साथियों, मोर देन वन जिसमें आपको लग जरूर रहा है कि एक से ज्यादा है, लेकिन आप जब मोर देन वन में वन के बाद नाउन लिखते हैं ना, तो वन के लिए ही, वन के हिसाब से नाउन लिखते हैं। मोर देन वन, वन के हिसाब से आपको नाउन लिखना है। अब वन सिंगुलर है तो नाउन सिंगुलर, नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर है। मतलब दिखने में प्लूरल की मीनिंग रखने वाला ये शब्द आपका सिंगुलर सिंगुलर ले रहा है सब कुछ। मोर देन वन, वन पास में कौन सा वर्ड है? जो वर्ड आपका पास में है आपको सब कुछ उसी के अकॉर्डिंग यूज करना, जो पास में है उसके अकॉर्डिंग चीजें आपको यूज कर लेनी है। माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे ध्यान से देखिए। अब जैसे हमने कहा इस नाउन के पास में वन है, अगर वन ना होकर यहां पर इस नाउन के पास में टू लिखा होता, थ्री लिखा होता, फोर लिखा होता, यानी इस नाउन के पास में ये संख्याएं जो एक से बड़ी है वो लिखी होती, तो आपको पता ही है कि ये सभी संख्याओं के बाद प्लूरल नाउन आता है, तो यहां भी नाउन प्लूरल हो जाएगा और वर्ब भी प्लूरल हो जाएगी, यानी सब कुछ प्लूरल हो जाएगा। तो एक बार दोनों के डिफरेंस को समझिए। मोर देन वन, तो वन पास हुआ नाउन के तो दोनों सिंगुलर हो गए, लेकिन जैसे ही आपने मोर देन 2 3 4 5 6 कुछ भी किया तो ये एक से बड़ी संख्या है तो दोनों ही प्लूरल हो जाएंगे। साथियों, इन पर कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। जैसे पहले वाले देखिए, यहां पे लिखा हुआ है मोर देन वन, तो वन के हिसाब से नाउन सिंगुलर और वर्ब को भी होना था सिंगुलर। मोर देन वन, वन के हिसाब से नाउन होना चाहिए सिंगुलर। मोर देन वन ये सिंगुलर, वर्ब को भी होना चाहिए था सिंगुलर। मोर देन वन नाउन को होना चाहिए था सिंगुलर। मोर देन वन बुक वॉज, ये सही है। मोर देन टू आ गया दोस्तों यहां पे, तो इसका मतलब अब टू के हिसाब से आपको देखना है। तो टू प्लूरल है तो नाउन प्लूरल, नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी होगा प्लूरल। मोर देन थ्री आ गया दोस्तों यहां पे, तो थ्री हमेशा एक से ज्यादा नाउन लेगा, प्लूरल नाउन लेगा, नाउन प्लूरल और वर्ब प्लूरल। मोर देन फोर आ गया यहां पे दोस्तों, एक से बड़ी संख्या है तो नाउन प्लूरल होगा और वर्ब भी होनी चाहिए। तो मोर देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कुछ भी आए, आपको यह ध्यान रखना है कि वन है तो नाउन वर्ब सिंगुलर, बाकी कोई भी संख्या है तो आपके नाउन वर्ब दोनों ही प्लूरल होंगे। एक तीसरा केस आता है इस वाले में, जब आप मोर लिखकर डायरेक्ट बाद नाउन लिख देते हैं और फिर देन वन लिखते हैं। इसके पहले में क्या था, मोर देन वन तीनों एक साथ लिखा हुआ था फिर नाउन आया था। अभी मैं क्या बता रहा हूं कि नाउन आप मोर के डायरेक्ट बाद ही लिख दीजिए, उसके बाद देन वन लगाइए। तो इसमें एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर कोई भी नाउन को आप कह रहे हो मोर है, मोर मोर मतलब ज्यादा है, तो मोर शब्द से ही समझ में आ रहा है कि नाउन ज्यादा है। इसलिए जब नाउन मोर के बाद लिखा गया तो मोर प्लूरल होता है, इसलिए नाउन को भी होना पड़ गया प्लूरल। अब नाउन जैसा हुआ वैसे ही लगानी पड़ेगी आपको वर्ब। तो जब मोर के बाद नाउन लगता है तो नाउन भी प्लूरल होगा और देन वन लिख के वर्ब भी प्लूरल होगी दोस्तों। ऐसे कुछ और भी एग्जांपल्स देखिए, जैसे मोर कैंडिडेट्स होना चाहिए, वर्ब आपने सही लगाई है। मोर ऑफिसर्स होना चाहिए, यहां पे वर्ब गलत लग गया है। मोर प्लेयर्स होना चाहिए, वर्ब यहां पे सही लगी है। मोर डिपार्टमेंट्स है, वर्ब यहां पे गलत लग गई हुई है। ऐसे ही मोर इश्यूज है और वर्ब भी यहां पे प्लूरल है। मोर टीचर्स हैं, वर्ब भी यहां पे प्लूरल है। मोर फैक्टर्स हैं, वर्ब भी यहां पे। तो कुल मिला के हमेशा इन चीजों को ध्यान रखें, यानी मोर देन वाले में तीन केसेस बने, जब मोर देन वन प्लस नाउन होगा, जब मोर देन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्लस नाउन होगा, और जब मोर प्लस नाउन होगा। ये तीन केसेस हैं, तीनों को ध्यान से समझ के चलिएगा दोस्तों। यहां तक क्लियर हो गया सभी को? इतने में किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं? इसके बाद आगे बढ़ते हैं साथियों हमारे अगले कॉन्सेप्ट पे, जो बहुत ही खूबसूरत सा है। जनरली बच्चों को पता है कि मेनी मतलब होता है कई,
एग्जैक्टली, दैट्स द हिंदी मीनिंग ऑफ मेनी, जिसका मतलब होता है कोई भी चीज जो कई है, बहुत है। मेनी स्टूडेंट्स, कई स्टूडेंट्स। मेनी टीचर्स, कई टीचर्स। मेनी बॉयज, कई बॉयज। मेनी पेरेंट्स, कई पेरेंट्स। यानी जो मेनी शब्द है वो कईयों के लिए रिप्रेजेंट करने वाला वर्ड है। बिल्कुल सही। तो हम मेनी के बाद जब भी नाउन लिखते हैं तो वो नाउन हमेशा प्लूरल होना चाहिए और उसके लिए वर्ब भी हमेशा प्लूरल होनी चाहिए। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। वहीं पर एक दूसरा पॉइंट है जो मेनी का ही साथी है, अ ग्रेट मेनी, अ गुड मेनी। आपको यहां पे दो चीजें समझनी है। सबसे पहला कि आपका जो नाउन लिखना हो रहा है, चाहे मेनी के बाद हो, चाहे अ ग्रेट मेनी के बाद हो, चाहे अ गुड मेनी के बाद हो, तीनों में ही नाउन आ तो मेनी के बाद ही रहा है ना। आप देखिए ना, मेनी के डायरेक्ट बाद नाउन आएगा। सपोज मुझे टीचर लिखना है तो मैं लिखूंगा मेनी टीचर्स। अ ग्रेट मेनी, मेनी 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 टीचर्स। अ गुड मेनी टीचर्स। यानी मेरा जो नाउन आ रहा है वो मेनी के बाद ही हो रहा है ना। तो मेनी प्लूरल है तो नाउन को भी प्लूरल होना पड़ेगा, और नाउन प्लूरल है तो वर्ब को भी प्लूरल होना पड़ेगा। यानी दोनों ही आपके प्लूरल होते हैं दोस्तों। अच्छा ठीक है, यह समझ में आ गया कि दोनों प्लूरल हो जाएंगे। यहां पे एरर क्या बनेगी, नाउन या वर्ब को छेड़ेगा, कभी इसको सिंगुलर करेगा कभी उसको सिंगुलर करेगा। ये पहले टाइप की एरर बनेगी। दूसरे टाइप की एरर बनेगी, बच्चे आ ग्रेट मेनी ही होता है, अगर इसमें से आ हटा दोगे, आ गुड मेनी में से आ हटा दोगे तो ये भी गलती है, ये भी गलत हो जाएगा। आर्टिकल लगा होना ही चाहिए। और ध्यान रखिएगा जब आर्टिकल लिखा है तो आ ग्रेट मेनी ही होना चाहिए, कभी भूल के आ मेनी मत कर दीजिएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आ ग्रेट मेनी, अ गुड मेनी, यानी आर्टिकल आ मेनी से पहले बीच में ग्रेट और गुड लेकर ही आएगा। अगर आपने आर्टिकल हटाया तो गलत, आपने ग्रेट गुड हटाया और आर्टिकल लगा रहने दिया तो भी गलत है दोस्तों। तो एक तो ये स्ट्रक्चर है। दूसरा, आप मेनी के बाद आर्टिकल लगा सकते हो, ए या एन। ए लगा दो या तो एन लगा दो, इनमें से जो भी लगना चाहे। आर्टिकल्स में हम आपको सिखाएंगे कहां पे ए लगाते हैं, कहां पे एन लगाते हैं, साउंड वाइज चेक करना होता है। लेकिन यहां पे जब आप आर्टिकल मेनी के बाद लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, उसके बाद जब आप नाउन लिखेंगे तो उस नाउन से मेनी थोड़ा सा दूर हो गया, करीब हो गया आर्टिकल ए और एन। तो जैसे अभी मोर देन वन में वन के बाद होने की वजह से सिंगुलर था, वैसे ही मेनी आ या एन में एन के बाद या आ के बाद नाउन आया तो ये सिंगुलर है तो आपका नाउन भी सिंगुलर हो जाएगा। दैट्स वाई इस केस में सिंगुलर नाउन और एक सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। दोनों स्ट्रक्चर को ध्यान से समझ लीजिए। एक है मेनी, अ ग्रेट मेनी, अ गुड मेनी, और दूसरा है मेनी आ एन, जिसके बाद दोनों सिंगुलर और ऊपर वाले केस में दोनों ही प्लूरल रहते हैं। आइए इनको एग्जाम्पल से समझते हैं। कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए ध्यान से देखिएगा। सेंटेंस नंबर फर्स्ट, मेनी स्टूडेंट्स हैज अप्लाइड फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। प्यारे साथियों ध्यान से देखिए, तो आफ्टर मेनी आपने नाउन लिखा हुआ है, इसलिए नाउन सही है और नाउन के हिसाब से ही आपको अपनी वर्ब लिखनी चाहिए। मेनी इश्यूज होना चाहिए, फिर आपकी प्लूरल वर्ब होनी चाहिए। अ ग्रेट मेनी के बाद लिखा है, दोनों को प्लूरल कर दीजिए। यहां पे ग्रेट मेनी तो है, आ मिसिंग था, आ भी लगाइए, नाउन प्लूरल वर्ब प्लूरल, लेकिन आर्टिकल आ हटा के गलती करी। अ गुड मेनी है, नाउन प्लूरल चाहिए और वर्ब हमारी पहले से प्लूरल है। अ गुड मेनी नाउन प्लूरल और वर्ब को भी होना पड़ेगा प्लूरल। क्लियर हो गया ये पार्ट। आफ्टर दिस कुछ और भी है हमारे पास। मेनी आ स्टूडेंट हैव फेस्ड डिफिकल्टीज ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। आप देखिए तो मेनी के बाद आर्टिकल आ लगा, पास में आ हो गया, इसलिए ये सिंगुलर चाहिए और ये सिंगुलर है तो वर्ब को भी बनना पड़ेगा सिंगुलर, हैज आएगा दोस्तों। अब मेनी नहीं होता, मैंने आपको बताया मेनी के बाद आर्टिकल आ लगेगा। मेनी आ सोल्जर वॉज ऑनर्ड फॉर हिज ब्रेवरी। देखिए आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए हमने प्रोनाउन भी यहां पे सिंगुलर ही लगाना है दोस्तों। मेनी एन लीडर, लीडर कॉन्सोनेंट साउंड से, तो मेनी आ लीडर होगा और वर्ब सिंगुलर होगी। मेनी ऑफिसर के पहले एन आएगा, मेनी एन ऑफिसर और वर्ब आपकी सिंगुलर होगी। मेनी एन एप्लीकेंट्स, एप्लीकेंट होगा
और वर्ब आपकी सिंगुलर होगी। मेनी एन इंसिडेंट और वर्ब आपकी दोनों ही सिंगुलर है, ठीक है। सो इस तरीके से आपको मेनी और मेनी ए एन के कॉन्सेप्ट्स उम्मीद करते हैं पूरा समझ में आ गया होगा। प्यारे साथियों, इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट जो बहुत ही खूबसूरत है, बड़े ध्यान से पढ़िएगा, मजा आ जाएगा। अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ। ये आर्टिकल आ के साथ है तीनों में, और नीचे वाला द के साथ है। द नंबर ऑफ, द लार्ज नंबर ऑफ, द ग्रेट नंबर ऑफ। इनका कॉन्सेप्ट ये है कि इन शब्दों के बाद आप जब भी नाउन लिखेंगे तो नाउन आपका हमेशा ही प्लूरल होना चाहिए। सपोज मुझे स्टूडेंट लिखना है तो मैं लिखूंगा अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दोनों साइड प्लूरल आएगा नाउन। अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, है ना। अ ग्रेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द ग्रेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी नाउन आपको प्लूरल ही लिखना है दोनों ही केसेस में। अब एक ट्विस्ट यहां पे ये है कि जो आर्टिकल आ लेके सिंगुलर जैसा दिख रहा है वो एक्चुअली आपका प्लूरल वर्ब लेगा दोस्तों, बस ये ध्यान दीजिए। जो आर्टिकल आ लेकर सिंगुलर के जैसा लग रहा है वो आपका प्लूरल वर्ब लेगा और दूसरा वाला आपका सिंगुलर वर्ब लेगा। बस एक इकलौता ये ऐसा ट्विस्ट है कि आर्टिकल आ लगा के बैठा हुआ अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ में अ नंबर ऑफ आपका सिंगुलर जैसा दिखने वाला प्लूरल वर्ब लेता है। अ नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, कुछ भी इस तरीके से आए आपको सिंगुलर वर्ब लगानी। अ लार्ज नंबर ऑफ, इस वाले में आ वाले में प्लूरल वर्ब लगानी है, जो आर्टिकल दा के साथ है उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगानी है। और एग्जाम में इसी में फेरबदल होती है, इसको प्लूरल पकड़ाएगा, नहीं इसको सिंगुलर पकड़ाएगा तो एरर है, प्लूरल होना चाहिए। इसको प्लूरल पकड़ाएगा तो एरर है, इनके साथ सिंगुलर होनी चाहिए। और नाउन किसी का भी सिंगुलर किया तो एरर है, नाउन दोनों का प्लूरल होना चाहिए। इसके नंबर में एस जोड़ा, नंबर्स किया तो गलत है, क्योंकि नंबर ही होना चाहिए, आर्टिकल लिखा हुआ है तो नाउन सिंगुलर चाहिए। क्लियर हुआ? आइए इनको एग्जाम्पल से समझते हैं। कुछ सेंटेंसेस लिखे गए। अ नंबर ऑफ, नाउन प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल चाहिए। अ नंबर ऑफ, नाउन प्लूरल चाहिए, वर्ब भी प्लूरल चाहिए। अ लार्ज नंबर ऑफ, नाउन प्लूरल चाहिए, वर्ब भी प्लूरल चाहिए। अ लार्ज नंबर ऑफ, प्लूरल प्लूरल। अ ग्रेट नंबर ऑफ, प्लूरल, वर्ब को भी प्लूरल बनाइए। अ ग्रेट नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, वर्ब को भी प्लूरल बनाइए। ठीक, दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं, दूसरे कुछ और एग्जांपल्स। अब द आर्टिकल के साथ, द नंबर ऑफ, नाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर। द नंबर ऑफ, नाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर। द लार्ज नंबर्स नहीं होगा, नाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर। द लार्ज नंबर ऑफ, नाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर। द ग्रेट नंबर ऑफ, नाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर। द ग्रेट नंबर ऑफ, नाउन प्लूरल एंड वर्ब। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो जब भी ये चीज आता है आपको इसे इसी तरीके से पूरा ट्रीट करना है। आगे बढ़ेंगे साथियों हमारे अगले पॉइंट की तरफ। बहुत ही खूबसूरत सा पॉइंट है, कहते हैं वी कैन नॉट मेक प्लूरल ऑफ हाइफनेटेड नाउन और एडजेक्टिव। ये क्या लिखा हुआ है? हाइफनेटेड, एक वर्ड आया हुआ हाइफनेटेड। व्हाट डज इट मीन? देखिए, जब कभी भी कोई भी दो वर्ड्स लिखे गए हों और उन दोनों वर्ड्स के बीच में एक ऐसा माइनस का सिंबल बना दिया जाए तो इसी को हाइफन कहते हैं। अब आपने कोई दो नाउन्स, कोई एडजेक्टिव के साथ नाउन, दो एडजेक्टिव्स, कुछ भी आपने लिखा है तो ख्याल रखिएगा हाइफन से जुड़े हुए इन दोनों वर्ड्स में किसी में भी प्लूरल करने की कोशिश मत करिएगा। अगर वे नाउन है तो उनको हमेशा सिंगुलर ही लिखिएगा। इसी को कहते हैं कि वी कैन नॉट मेक प्लूरल ऑफ हाइफनेट। अच्छा, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है साथियों क्योंकि आप दो नाउन सपोज आपने लिखा और आप हो सकता है आप उसके बगल में कोई एक और नाउन लिखे हुए हो, तो आपके ये जो टू नाउन्स हाइफन से जुड़े हुए वर्ड्स हैं ये इस नाउन का क्वालिफायर हो जाएगा। आसान भाषा में क्वालिफायर को हम एडजेक्टिव कहते हैं। सो एडजेक्टिव्स को कभी भी हम एस नहीं लगाते एडजेक्टिव्स में। जैसे मान लीजिए आपने किसी को कहा कि यार देखो कितना टॉल ट्री है, तो क्या हम टॉल्स कह सकते हैं क्या? अगर आप किसी को स्मार्ट कह रहे हो तो क्या हम उसको स्मार्ट्स कह सकते हैं क्या? अगर आप किसी को ब्यूटीफुल कह रहे हो तो क्या हम ब्यूटीफुल को ब्यूटीफुल्स कह सकते क्या? नहीं कह सकते। यानी हम किसी भी एडजेक्टिव में एस
नहीं लगा सकते। तो जब ये हाइफन से जुड़ के किसी नाउन के पहले लिखे जाते हैं ना, तो ये एडजेक्टिव ही होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कहना है कि जो गार्डन है वो सुंदर है, तो आप यही कहोगे ना, आ ब्यूटीफुल गार्डन। यानी आप एक बार ध्यान से देखिए तो आपने गार्डन जो एक नाउन है उससे पहले जिस वर्ड को लिखा है वो एक एडजेक्टिव है। तो नाउन से पहले ही लिखे जाते हैं एडजेक्टिव्स, वैसे एक नाउन से पहले ही ये जो लिखा होगा ये एडजेक्टिव का काम कर रहा होगा। और एडजेक्टिव बना हुए नाउन हाइफनेटेड है, तो उनको कभी भी भूल कर भी प्लूरल मत करिएगा दोस्तों। और एग्जाम में उनको प्लूरल करके पूछा जाएगा। देखो कुछ इस तरीके के, ये बहुत सारे सेंटेंसेस है, ध्यान से देखेंगे। अगर हाइफन के साथ है तो प्लूरल नहीं चलेगा बिल्कुल भी। पहला सेंटेंस कहता है दे इन्वेस्टेड इन अ 20 years प्लान। अब आप देखिए, दे ने इन्वेस्ट किया एक प्लान में जो 20 साल का था। तो प्लान के लिए 20 years जो है वो एक एडजेक्टिव हो गया ना, और एडजेक्टिव हुआ तो इसका कोई भी वर्ड प्लूरल नहीं हो सकता। लेकिन नीचे वाला सेंटेंस को देखिए, द प्रोजेक्ट वॉज कंप्लीटेड इन 10 years। माय डियर स्टूडेंट्स, ऊपर 10 years नहीं हो सकता, लेकिन नीचे 10 years होगा, क्योंकि ये हाइफन से नहीं जुड़े हुए हैं दोस्तों। नीचे वाले में 10 years होगा, ऊपर 10 years नहीं किया जा सकता। ठीक इसी प्रकार से ही बॉट क्या अ सूट, जो कि 3 पीस का था, तो अगर ये पीसेस होता तो गलत होता। और नीचे को देखिए, द टेलर स्टिच्ड 3 pieces ऑफ फॉर्मल क्लॉथिंग। पीसेस होना चाहिए नीचे, क्योंकि ये हाइफन से नहीं है, ऊपर हाइफन से। ये कोई एडजेक्टिव नहीं है, लेकिन ऊपर 3 पीस सूट का एडजेक्टिव है। ऐसे ही दिया हुआ है, शी लिव्स इन आ क्या अपार्टमेंट जो कि 4 rooms का है। तो इसमें एस नहीं लगेगा क्योंकि ये इसका एडजेक्टिव है। बट नीचे वाले में 4 rooms सही होगा, क्योंकि ये हाइफन से जुड़े नहीं हैं। इसी प्रकार से ये बाकी के सेंटेंसेस भी आपके लिए ऐसे ही फ्रेम किए गए हैं कि कहां पे आपको क्या करना है। जैसे ये लिखा हो ना, अब 5 days ट्रेनिंग प्रोग्राम कहना गलत है, लेकिन नीचे 5 days होगा ही होगा दोस्तों। दोनों सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़िए। कंपनी लॉन्च्ड अ 5-day ट्रेनिंग प्रोग्राम, लेकिन नीचे द ट्रेनिंग लास्टेड 5 days। इसका एस हटाओगे तो गलत हो जाएगा, ऊपर वाले में लगाओगे तो गलत हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगला देखिए, ही डिलीवर्ड 2 hour lectures। ही डिलीवर्ड अ 2 hour lecture। लेक्चर एक ही है ना, तो उसमें भी एस नहीं जोड़ सकते। लेकिन नीचे वाले में द लेक्चर कंटिन्यूड फॉर अ 2 hour, फॉर 2 hours। आ लगाने की कोई जरूरत यहां पे नहीं है दोस्तों। आ लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा, यहां से आ को हटाना पड़ेगा। अगला सेंटेंस है दे बुक्ड अ 6 seats व्हीकल। नहीं होता, अ 6 seat व्हीकल होगा, एक व्हीकल जो 6 सीट का है। ऐसे नहीं लगा सकते। और नीचे वाले में द व्हीकल हैज 6 seats, करेक्ट है दोस्तों। क्लियर हो रहा है? ऐसे ही बाकी के 4 सेंटेंसेस को चेक कर डालिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, बहुत ही खूबसूरत सा पॉइंट है। ये कुछ नाउन्स लिखे हुए हैं, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, डजन, लाख, करोड़। ये ऐसे नाउन्स हैं जो किसी ना किसी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपने लाख बोला तो 150 ये संख्या आ जाएगी, 1000 बोला तो 130 ये संख्या आ जाएगी, डजन बोला तो 12 यानी 12 आ जाएगा। तो ये किसी न किसी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। इस वाले रूल में यही सारे नाउन्स आएंगे जो नंबर रिप्रेजेंट करने वाले हैं। अब इनमें कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आप, जैसे एक वर्ड ले लेता हूं डजन, और कौन सी चीज डजन में बात करने वाले, बनाना की। तो अगर बनाना दर्जन में है तो जाहिर सी बात है वो एक से बड़ी संख्या तो हो ही गई, तो ये बनानाज ही होगा। तो ये नाउन्स जिस नाउन के लिए यूज करेंगे, इन वर्ड्स को जिस नाउन के लिए यूज करेंगे वो हमेशा प्लूरल होगा। चाहे वो बनाना हो, चाहे वो पीपल हो, चाहे वो कोई भी हो, स्टूडेंट हो, कुछ भी हो, आपको उसे हमेशा प्लूरल लिखना है। ठीक, अब बारी आती इनके प्लूरल बनने या ना बनने की। अगर आप इन नाउन्स के पहले कोई संख्या लिखकर बता देते हैं कि वो नाउन इतने ही दर्जन है, इतने ही हजार है, इतने ही लाख है, इतने ही मिलियन है। जैसे हमने इसके पहले 2 लिख दिया, तो हम लिखेंगे 2 डजन बनानास। 2 डजन बनानास। हम लिखेंगे यहां पे 400 पीपल, 400 रुपीज। हम 100 में, डजन में ऐसे नहीं लगा रहे। हम लिखेंगे
3,000 रुपीज। हम लिखेंगे 4 लाख पीपल। समझ पा रहे हो? तो हम इसमें एस नहीं लगा रहे, ये तो सब में प्लूरल ही जाएगा। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं कि आखिर कितने दर्जन, कितने हजार, कितने सौ, कितने क्या एग्जैक्ट नंबर आपको नहीं पता, तो आप इस संख्या नहीं लिखेंगे। और जब संख्या नहीं लिखेंगे तो फिर आप जो ये डजन है इसको डजन्स करेंगे और ऑफ लगा के आगे वाला प्लूरल नाउन लिखेंगे। फिर ऐसे बनेगा दोस्तों, यानी जब इसके पहले कोई संख्या नहीं होगी तो इसमें एस लगा ही होना चाहिए, और जब उसके पहले संख्या होगी तो एस नहीं लगा होना चाहिए। इन दोनों का गलत वर्जन क्या बनेगा? गलत वर्जन बनेगा 2 डजन्स बनानास। ये पहला है गलत वर्जन, एस नहीं लगा सकते। दूसरा गलत वर्जन इसका क्या बनेगा? डजन ऑफ बनानास। इसका एस हटाओगे, एस हटाओगे तो ये भी गलत हो जाएगा, यहां पे एस होना ही चाहिए दोस्तों। तो इन पॉइंट्स को ध्यान रखें कि आपको कब लगाने हैं और कब नहीं लगाने, मिस्टेक ना होने पाए। ठीक है दोस्तों, अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। पहला सेंटेंस है शी डोनेटेड अ 200 रुपीज टू द रिलीफ फंड। दिस इज द क्वेश्चन। शी ने डोनेट किया क्या? 200 रुपीज। आ क्यों लगा रहे हैं आप? 2 तो पहले से लिखा हुआ है, अब 2 लिखा हुआ है तो 100 में एस नहीं चाहिए, आगे वाला तो प्लूरल ही चाहिए। ऐसे ही he borrowed thousands of rupees, he borrows thousands of rupees from his neighbor during the crisis। तीसरा लिखा हुआ है the land was sold for 10 है तो लाख में 10 लाख रुपीस। ऐसे ही है the government announced a package of 50 crore rupees। 50 करोड़ रुपीस है, आपने आ नहीं लगाना यहां पे। 50 करोड़, करोड़ नहीं, एंड रुपीस ही होगा, राइट। इसी तरीके से ये बाकी के सेंटेंसेस आपको करने हैं, किस तरीके से हम यहां पे इनका एस लगाएंगे कब और हटाएंगे कब, दोनों चीजों का दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत सा पॉइंट है जिसको ध्यान से पढ़िए। अभी आप देखिए यहां पे ऑनेस्ट, ये ब्रेव, स्ट्रॉन्ग, वीक, ब्लाइंड, डीफ, डम्ब, रिच, पुअर, विक्ड, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, सिक, वाइज एंड फुलिश, ये कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, इनको पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव्स कहते हैं। दे आर एडजेक्टिव्स, यानी ये एडजेक्टिव्स हैं दोस्तों। हम इनके लिए, इनको किसी ना किसी नाउन के लिए यूज करते हैं। जैसे आप कहते हैं ना ऑनेस्ट मैन, ब्रेव बॉय, स्ट्रॉन्ग गर्ल, वीक पर्सन, हम किसी ना किसी नाउन को बोलते हैं कि हाँ वो इस क्वालिटी का है, राइट। ये आप जानते हो। लेकिन आपको पता है कि अगर आप जितने, जैसे कभी कभी कहा जाता है ना कि देखो राज्य में जितने दिमागदार लोग हैं उन सबको बुलाओ, जितने पढ़े लिखे लोग हैं देश में सारे लोगों को बुलाया जाए। तो जितने पढ़े लिखे लोग यानी एजुकेटेड, सारे एजुकेटेड लोगों को बुलाया जा रहा है। अर्थात जब उस पर्टिकुलर क्वालिटी के सारी कैटेगरी, सारे एंटायर कैटेगरी, सबको शामिल कर लिया जाए, चाहे वो किसी पर्टिकुलर क्षेत्र के हो या पूरी दुनिया के हो, तो आपको उसके साथ केवल आर्टिकल दा लगाना है बस। ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार, लेकिन द ऑनेस्ट का मतलब है सारे ईमानदार लोग, सारे ईमानदार लोग। ब्रेव मीन्स होता है बहादुर, लेकिन द ब्रेव का मतलब होता है सारे बहादुर लोग। ठीक इसी प्रकार से चाहे स्ट्रांग हो, वीक हो, कोई भी हो, जब आप उसके साथ आर्टिकल द लगाते हैं तो उसका मतलब है उस क्वालिटी के सारे लोग। द डीफ, सारे बहरे लोग। द डम्ब, सारे गूंगे लोग। द एजुकेटेड, सारे एजुकेटेड लोग। द ब्लाइंड, सारे ब्लाइंड लोग। द सिक, सारे सिक लोग। कोई भी वर्ड के साथ द आर्टिकल लगाते हैं, कोई आगे नाउन नहीं लिख रहे हैं, केवल वो एडजेक्टिव और उसके पहले आर्टिकल द, तो ये बन चुका है एंटायर कैटेगरी। अब इसके केस में मजेदार बात सुनिएगा, जब सारे ही ईमानदार, बहादुर, स्ट्रांग, वीक लोग आ रहे हैं तो इसका मतलब लोग तो बहुत सारे आ जाएंगे, तो ये एक प्लूरल वर्ड बन चुका है। इसको प्लूरल नाउन की तरह ट्रीट किया जाएगा और इसके साथ प्लूरल वर्ब भी लगाई जाएगी, क्योंकि ये सारे लोगों को समेट के बैठ गया है। सारे अमीर लोग, द रिच, सारे गरीब लोग, द पुअर। समझ पा रहे? अब गलत वर्जन क्या होगा इसमें? अगर आप इनमें से कोई भी वर्ड लिखें, जैसे आप लिखें द पुअर और पुअर में आप लगा दें एस, तो ये इसका गलत वर्जन है।
या आप द पुअर तो लिखें बट इसके साथ वर्ब लगा दें सिंगुलर, ये भी इसका गलत वर्जन है। तो ये दो तरीके से इसको गलत किया जाएगा दोस्तों। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला सेंटेंस कहते हैं द ऑनेस्ट इज ऑफन ट्रस्टेड विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। द ऑनेस्ट आपका सेंटेंस में ये सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल है, तो इज नहीं, यहां पे आर होना चाहिए। दूसरे में है द ब्रेव, एक प्लूरल सब्जेक्ट है तो स्टैंड्स नहीं, स्टैंड होना चाहिए। द स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट्स ऑफ दोज हु कैन नॉट डिफेंड देमसेल्व्स। ऐसे ही द वीक्स नहीं होता, केवल द वीक होगा। द ब्लाइंड्स नहीं होता, केवल द ब्लाइंड होगा। द डीफ रिलाई ऑन विजुअल क्यूज। द डम्स नहीं होता, केवल डम्ब होगा। द पुअर्स नहीं होगा, केवल पुअर होगा। और स्ट्रगल्स नहीं, स्ट्रगल होगा। प्लूरल वर्ब होनी चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होती है। तो ये हमारे इस वाले केस के सारे इंपॉर्टेंट केस। अगले पे आते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत सा रूल है। प्यारे साथियों, इंग्लिश के टेंस में इतने खूबसूरत खूबसूरत से रूल्स है ना, मजा आ जाएगा आप सभी को जब मैं टेंस पढ़ाऊंगा। उसी में से बस एक रूल मैं लेके यहां पे आपके लिए आ गया हूं। इसमें क्या है, आपके सामने इधर कुछ 4 फ्रेजेस लिखे हुए, नीचे 3 फ्रेजेस लिखे हुए। ऊपर लिखा हुआ है इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज राइट टाइम। एक बार फिर से मेरे साथ बोलिए, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज राइट टाइम। ये 4 फ्रेजेस है। अगर कहीं पर भी ये फ्रेजेस लिखकर आप सब्जेक्ट प्लस वर्ब लिख रहे हैं तो आपकी ये वाली वर्ब पास्ट इंडेफिनिट की होनी चाहिए। इट इज टाइम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये वर्ब पास्ट इंडेफिनिट की चाहिए। इट इज हाई टाइम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये वर्ब पास्ट इंडेफिनिट की चाहिए। इट इज राइट टाइम, इट इज अबाउट टाइम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये वर्ब आपकी पास्ट इंडेफिनिट की होनी चाहिए। यानी पास्ट इंडेफिनिट आपको लिखना है। लेकिन अगर फ्रेज में थोड़ा बदलाव किया, इट इज टाइम लिखने के बजाय इट इज द फर्स्ट टाइम आप लिख दें, इट इज द सेकेंड टाइम, इट इज द थर्ड टाइम, इट इज द फोर्थ टाइम, इट इज द फिफ्थ टाइम, इट इज द सिक्स्थ टाइम, या इट इज द ओनली टाइम आप लिख दें। यानी थोड़ा सा ये एक्सप्रेशन को चेंज किया गया। तो जो टेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट था वो सीधा प्रेजेंट परफेक्ट चला जाएगा। यानी इनके बाद लिखे हुए सब्जेक्ट प्लस वर्ब में इस वर्ब को प्रेजेंट परफेक्ट बनाना पड़ेगा। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब होता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, और प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज हैव में से कोई एक लिखिए और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये बनेगा स्ट्रक्चर। है ना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट? आप पूरी ग्रामर पढ़ेंगे ना, यकीन मानिए इंग्लिश के बाहुबली होंगे आप। पूरी ग्रामर जब पढ़ेंगे टॉपिक वाइज। मेरी क्लास का एक रूल होता है, मैं अपनी हर एक क्लास की स्टार्टिंग में सबसे पहले वोकैब कराता हूं, बीच में ग्रामर पढ़ाता हूं और लास्ट में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराता हूं। एग्जाम टाइप के क्वेश्चंस जो डिवाइड होते हैं ना, ABCD, चौथा ऑप्शन होता है नो एरर, उस पैटर्न पे क्लास नोट्स में भी आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। तो इस तरीके से आपका कंप्लीट पैकेज बनता है यहां पे कि आपने वोकैब भी सीखी डेली बेसिस पर, आपने कॉन्सेप्ट्स भी पढ़े, हर कॉन्सेप्ट पे प्रैक्टिस भी किया और लास्ट में मिसलेनियस प्रैक्टिस भी हो जाती है उस दिन के पढ़ाए हुए सारे कॉन्सेप्ट्स पर। तो इस तरीके से आपका ये टॉपिक, हर टॉपिक आपका स्ट्रांग होता चला जाता है। इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। अब देखो, आपको ना बड़ा ध्यान देना होगा फ्रेज पे। अब पहला सेंटेंस है इट इज टाइम लिखा हुआ है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का था तो हैव नहीं आएगा, सब्जेक्ट और सेकेंड फॉर्म चाहिए। लेकिन दूसरा इट इज द फर्स्ट टाइम है, तो ये पास्ट परफेक्ट होगा, तो हैड नहीं शी हैज लिखा जाएगा। शी हैज कुक्ड डिनर फॉर एवरीवन। नीचे देखिए इट इज टाइम द अथॉरिटीज, शुड नहीं आएगा दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट बनाएगा। द अथॉरिटीज टुक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट करप्शन, ऐसे लिखा जाएगा। अगला दिया हुआ है इट इज हाई टाइम, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का है। द गवर्नमेंट इंप्लीमेंटेड इफेक्टिव रिफॉर्म्स इन द एजुकेशन सेक्टर। अगला है इट इज द थर्ड टाइम, प्रेजेंट परफेक्ट। आई के साथ हैव यूज होता है, आई हैव रेड दिस बुक हो जाएगा सेंटेंस। अगला दिया हुआ इट इज अबाउट टाइम, ये पास्ट इंडेफिनिट का था। द कमिटी एड्रेस्ड द लॉन्ग पेंडिंग ग्रीवांसेस ऑफ द एम्प्लॉइज। अगला लिखा हुआ है इट इज अबाउट टाइम, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का है। शी एक्सेप्टेड हर मिस्टेक आएगा।
इट इज द फर्स्ट टाइम, ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, आई हैव ट्रेवल्ड अब्रॉड आएगा इसमें। ऐसे ही इट इज द थर्ड टाइम प्रेजेंट परफेक्ट का है, ही हैज मिस्ड हिज फ्लाइट होगा। अगला दिया हुआ इट इज द ओनली टाइम आई हैव एवर सीन, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट पहले से है। इट इज द ओनली टाइम दे हैव विजिटेड अस, प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा। इट इज हाई टाइम, ये पास्ट इंडेफिनिट का है, सब्जेक्ट और सेकंड फॉर्म पहले से लगी है दोस्तों। सो आई होप आपको आज की इस पर्टिकुलर क्लास से, जो कि एक डेमो के रूप में आपके लिए रिकॉर्ड करी गई है दोस्तों, हम इसी अंदाज में, इसी तरीके से पूरी के पूरे बैच के हर एक टॉपिक को पढ़ाते हैं। आप कोई भी टॉपिक पढ़िए, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल, नरेशन, वॉइस, क्वेश्चन टैग, इसमें से हर एक टॉपिक को इसी अंदाज में पढ़ाया जाता है। हर क्लास में आपको वोकैब सिखाई जाएगी और क्लास के एंड में आपको इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड मिसलेनियस प्रैक्टिस कराई जाएगी। ये हर क्लास में होता है दोस्तों। तो इस तरीके से आपका ग्रामर भी स्ट्रांग होता है, आपकी वोकैब भी बेहतर होती है और आपके कॉम्प्रिहेंशन स्किल के लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराजंबल, क्लोजेस जैसे टॉपिक्स कंप्लीट किए जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें, इनको अच्छे तरीके से करने के लिए आपको बैच की हर एक क्लास को अच्छे से अटेंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए फिर फटाफट एनरोल करके बैच में आ जाइएगा। मिलते हैं आप सभी से क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा, आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो हमारे और आपके, हम दोनों के एफर्ट से। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, सी यू इन द बैच। जय हिंद।